अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज फीड और मैं हूं रुखशान मीर। आज के शो में हम बात करेंगे ताजा तरीन सियासी डेवलपमेंट्स पर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग इलेक्शन से पहले मद्दे मुकाबिल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप में बहुत से इख्तलाफात हैं जो अब खुलकर सामने आ रहे हैं। या आप ये कह सकते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप किसी हद तक कंफ्यूजन का शिकार है। आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि हमें इलेक्शन कमीशन पर भरपूर एतमाद है, लेकिन इसी इलेक्शन कमीशन पर अदम एतमाद का इजहार किया गया चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की जानिब से। एक ये स्टेटमेंट दिया गया कि चाहे नून लीग कुछ भी कर ले, एड़ी चोटी का जोर लगा ले, विफाक में अपनी हुकूमत कायम नहीं कर सकती। अगर वजीर आजम मुंतखब होंगे 2024 के इलेक्शन में तो वो सिंध से होंगे। और चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने इशारा किया अपनी जानिब, लेकिन साथ ही साथ मुतअद्दिद मरतबा उन्होंने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। इलेक्शन कमीशन पर तहफुजात का बारहा उन्होंने इजहार किया, निगरान हुकूमत को हदफ तनकीद बनाया। और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने यह भी कहा कि नून लीग चाहे कुछ भी कर ले, नवाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर नहीं देख सकते। हमारे साथ इस वक्त प्रोग्राम में मौजूद है सीनियर कानूनदान पाकिस्तान पीपल्स नुमा एतजाज एहसन साहब। उनसे हम गुफ्तगू का आगाज करेंगे और 18वीं तरमीम क्या है इस पर हम तफसीलन आज बात करने वाले हैं, और नून लीग की तरफ से जो तरदीद आई है उस पर भी आपको आगाह करेंगे। बहुत शुक्रिया एतजाज एहसन साहब आपके वक्त का। मैं सर सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहता हूँ, कंफ्यूजन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। जरदारी साहब कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन पर हमें भरपूर एतमाद है, बिलावल भुट्टो कहते हैं एतमाद नहीं है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, और नून लीग को हदफ तनकीद बनाया जाता है इसके लिए। सर क्या मामला है, ये क्या चल रहा है? नहीं तो मामला तो बुनियादी तौर पे इस एक हद से शुरू होता है। उसका आगाज होता है वो ये है कि नवाज शरीफ साहब जो है, ये आप लाडले इस वक्त कह रहे हैं उनको सिर्फ, या लाडला प्लस, ये तो लाडला प्लस प्लस है और बहुत अरसे से वाहिद ऐसे लीडर है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे 2 मरतबा हमला किए हैं और बाकायदा चढ़ाई की है। एक दफ़ा 1997 में और एक दफ़ा ये पिछले साल जब उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस थे और मरियम बीबी लेके गई थी जुलूस सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक, वहाँ खड़े होके तकरीरें की थी अगेंस्ट द चीफ जस्टिस। बड़ी दबंग और बड़ी बेबाक तकरीरें। तो इस पे इन दोनों मर्तबा और लोगों को सजा हुई, इनको कोई सजा नहीं हुई, किसी ने इनको पूछा तक नहीं। फिर ये 2 मरतबा आप देखें जेल से निकल के, कन्विक्टेड ऑफेंडर इन जेल, एक दफा सरूर पैलेस पहुंच गए और दूसरी दफा अपनी एवनवील फील्ड पैलेस में चले गए। तो कन्विक्टेड प्रिजनर को इतनी रियायत कभी कोई सिस्टम ना दे सकता है, ना दे, कानून इजाजत देता है, पर इनके लिए ये कुछ दरवाजे खुल गए। तो इनके लिए बहुत सारी रियायतें इनको मिली हैं और ये लेते रहे हैं और एक तरह से लाडले ये रहे हैं बिल्कुल और हैं। और इस दफा तो इलेक्शन कमीशन का, जैसे चेयरमैन बिलावल साहब कह रहे हैं कि इतना उस पर एतमाद नहीं किया जा सकता चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे। मैं भी इस बात को तस्लीम करता हूँ। सर फिर जरदारी साहब ने क्यों एतमाद किया है? जरदारी साहब की राय बिल्कुल हो सकती है, पर मुझे नहीं मालूम क्यों एतमाद किया। वो चाहते होंगे कि कंट्रोवर्शियली में ना पड़े, वो जरा एक दूरबीन से देखने वाले साहब हैं और यकीनन उनका ये व्यू होगा जो उन्होंने एक्सप्रेस किया है, वो कोई उसमें मसलियत नहीं होगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मैं अपनी तौर पे जो अर्ज कर रहा हूँ कि इसमें मुझे जो व्यू प्रैक्टिकली लगता है बिलावल साहब का, वो ज़्यादा हकीकत के करीब लगता है। जरदारी साहब किसी अपने ज़हन में आइंदा के जो वो हालात और वाक़यात आने मुतवक्के हैं, उनके हवाले से उनकी रोशनी में कुछ बात कर रहे होंगे ज़रूर। पर ये इसलिए मैं समझता हूँ कि वो उस पर एतमाद करना मुश्किल है,
क्योंकि इसने बड़े बयान बदले हैं। ये जो अरे सर, एज अ चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, सुप्रीम कोर्ट में पहले दिन पेश होके इसने कहा कि जो भी आप तारीख देंगे हम उसके लिए तैयार हैं। फिर उन्होंने उससे मफर इख्तियार किया और फिर उन्होंने कहा कि जी 30 अप्रैल पे राजी हो गए प्रेसिडेंट भी और सारे पे वो 70-90 दिन से ज्यादा था, ठीक और है। फिर अच्छा, भी राजी हो गए। तो फिर 30 अप्रैल पे जब राजी हुए तो उसके बाद इन्होंने 8 अक्टूबर एक तरफा अपनी तरफ से दे दी तारीख, 8 अक्टूबर। अब 8 अक्टूबर की भी गुजर गई है, क्या काम किया इन्होंने इलेक्शन कराने का? इन्होंने तो 8 अक्टूबर कह दिया था। सर अब आप इसलिए एतजाज साहब, आपने भी जमहूरियत के लिए बड़ी मारे खाई, बहुत आवाज उठाई। अब मियां नवाज शरीफ साहब जब बाहर थे, पीपल्स पार्टी का बारहा ये मौक़िफ़ सामने आया कि उनको मुल्क में वापस आना चाहिए, इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहिए और उनको मौजूद होना चाहिए पाकिस्तान में। अब मियां नवाज शरीफ अगर पाकिस्तान में मौजूद हैं, नून लीग इलेक्शन कैंपेन में है, पीपल्स पार्टी तो बाज़ाब्ता तरीके से कन्वेंशन भी उनके जारी हैं, आप ये नहीं समझते कि दो बड़ी सियासी जमातें हैं, मिसाक़े जमहूरियत दोनों के दरमियान है, बैठकर कोई ऐसी बातचीत करनी चाहिए, ना कि लाडला करार देना नवाज शरीफ को या दूसरी तरफ से भी तनकीद आए? इलेक्शंस के लिए तो सबको मिल बैठना नहीं चाहिए सर? मिल बैठना चाहिए, पर इस किस्म की तनकीद तो होती रहेगी, इस किस्म की एक दूसरे को बामी, और ये भी जमहूरियत का ही मजा है और मजाज है। आप देखें बार काउंसिल जो है, बार एसोसिएशन और बार काउंसिल पाकिस्तान में इस वक्त कोई 200 के करीब है। इन सब में हर साल बड़ा इलेक्शन होता है, और कुछ बार एसोसिएशन में तो ज्यादा अहमियत होती है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की, और लाहौर हाई कोर्ट, कराची हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, ये ज्यादा नुमाया है और ज्यादा मौसर है। अब हर साल इनका इलेक्शन होता है, हर साल वकला आपस में गरजते बरसते हैं और इलेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। इलेक्शन हो जाता है तो जो हारने वाला होता है वो कभी चैलेंज नहीं करता, वो हाथ मिलाते हैं, और आप अपने अपने जो जीतने वाला होता है वो दफ्तर में जाके बैठ जाता है, हारने वाला अपने घर चला जाता है। तो ये इस किस्म की रिवायत तो हमारे मुल्क में 150-200 साल से है तकरीबन। तो ये बन सकती है रिवायत, पर इसमें कुछ जो लहजे है उनमें कुछ तलखी तो रहेगी, वो तो इलेक्शन का हिस्सा ही है। ठीक है। अब सर, अगर इलेक्शंस कैंपेन का आगाज इस तरह से हो चुका है, बिलावल भुट्टो साहब ने कन्वेंशन से खिताब किया, दूसरी तरफ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मरी के दौरे पर हैं, और जाहिर है कि उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि जितने मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा आपस में इख्तलाफ कर रहे हैं, अब इख्तलाफात को कम करें, और इसी से उन्होंने अपनी नून लीग के सारे इलेक्शन कैंपेन को मशरूत किया है। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अपने अंदर ही इख्तलाफात हैं, और जिस तरह से आपने कहा जरदारी साहब की अपनी राय, बिलावल साहब की अपनी राय, इस तरह से स्टेटमेंट्स आपस में मुख्तलिफ है लीडर्स के, इसकी सर क्या वजह है? ये भी नॉर्मल चीज है, वो मुतहरक और जिंदा होती है पार्टीज, कोई डेड टिश्यू तो नहीं होता। पार्टीज तो जो वाइब्रेंट पार्टीज होती हैं वो तो जिंदा होती हैं, वो तो एक माशरे में जितनी ज्यादा एक तरह से बहस रहेगी, जितनी ज्यादा इख्तलाफी व्यूज होंगे, उतनी ज्यादा तरक्की होगी। और ये इख्तलाफी व्यू से कोई घबरा नहीं जाना चाहिए। ये हर एक मामले पे हर एक कोई सिर्फ एक राय का नहीं हो सकता। ठीक है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर जरदारी साहब का एतमाद, बिलावल साहब का अदम एतमाद, निगरान हुकूमत को लेकर भी सर मुख्तलिफ आ रहा है पीपल्स पार्टी में, इलेक्शंस करवा सकते हैं, नहीं करवा सकते, क्या करने जा रहे हैं? हेलो जी एतजाज, मैं कह रहा हूं सर, इलेक्शन कमिश्नर को लेकर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लेकर जरदारी साहब ने एतमाद किया, बिलावल साहब का अदम एतमाद है उस पर। निगरान हुकूमत को लेकर इस वक्त पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है? निगरान हुकूमत पोजीशन में है और 8 फरवरी को इलेक्शंस होंगे। भाई साहब, ये तो कोई पाकिस्तान में मुस्तकबिल तो कोई पेशीन कोई कर ही नहीं सकता, किसी की नहीं की जा सकती। और ये कि इलेक्शन होंगे,
इन निगरानों ने तो परवाह नहीं की आइन की बहुत से मामला में। एक मामला मिसाल के तौर पे 90 दिन में इलेक्शन कराने का है, उस पे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियां तकनीकी तौर पे कोई मेरा ख्याल है 200 दिन हो गए हैं इजाफी, वो इलीगल हो चुकी है। लेकिन 90 दिन के बाद ये निगरान चले चल रहे हैं और वो काम कर रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ख्वाजा आसिफ के केस में, जो 2013 का फैसला था कि ये निगरानों के इख्तियार में ही नहीं कि वो नए मंसूबे बनाए, वो नई पॉलिसियां बनाए, वो नए ऐसे कामों में इसराफ करे और पैसा सर्फ करे जो वफाक का पैसा है वो या सूबे का पैसा है, सरकारी पैसा, उसको ऐसे मंसूबों पे लगाएं जिनको बाद में अगर ख़त्म या रद्द करना चाहे मुंतखब हुकूमत तो वो भी कर ना सके, क्योंकि मुंतखब हुकूमत के दौरान के तक पहुंचने तक वो मंसूबे पे फर्ज कीजिए 50-60 में से 15 करोड़ अरब भी लग चुका हो तो उसको आप डंप नहीं कर सकते थे। तो इनको तो बहुत सारी बातों पे मना किया गया है, पर इन्होंने बदस्तूर ये कर रहे हैं, कहते हैं जी कानून बना लिया है जिससे निगरानों को बाख्तियार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट कहती है इनकी अपनी पिटीशन के जरिए कि 2013 में कि ये काम वो कर ही नहीं सकते, बाख्तियार हो ही नहीं सकते। तो कानून आइन के ताबे होता है, कानून के जरिए वो काम किस तरह कर सकते हैं जो आइन इनको इजाजत नहीं देता, पर करे आ रहे हैं। और ये इलेक्शन कमीशन का फैसला है, होना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन अंडर आर्टिकल 218 एंड 224 जब इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर वर्चुअली CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द फेडरेशन या ऑफ द प्रोविंस बन जाता है और उसके तमाम इख्तियारात उसके हाथ में आ जाते हैं। और पाबंद है हर सरकारी अफसर जो कि इंतजामी एग्जीक्यूटिव अफसर है, जुडिशल नहीं है, इंतजामी अफसर, कि वो पाबंद है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अहकामात को बजा लाने में। और यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा, वो खुद निगरान ही इलीगल चल रहे हैं और इसी तरह बाकी काम। और सुप्रीम कोर्ट हुक्म देती है 14 मई को इलेक्शन कराओ, वो कुछ सोचते ही नहीं, उधर कोई मतलब है आगे कोई अमल दरामद होता ही नहीं, उस पर परवाह ही नहीं करते सुप्रीम कोर्ट। ये भी तो आइन की से बगावत हुई ना, आइन की खिलाफ वर्जी हुई। बहुत शुक्रिया माहिर कानून एतजाज हसन साहब हमारे साथ प्रोग्राम मौजूद थे। नाज़रीन, आज बड़ी एक अहम डेवलपमेंट हुई है। मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने अखबार में शाया होने वाली 18वीं तरमीम से मुतल्लिक एक खबर की तरदीद की है और इसको मुस्तरद किया है। उन्होंने कहा कि इस तरह की कोई तजवीज़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के किसी इजलास में नहीं हुई और ये फेक न्यूज़ शाया की गई। हम इस पर मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा से गुफ्तगू करेंगे। मैं ज़रा मुख्तसरन आपको बताऊं कि 18वीं तरमीम क्या है। आईने पाकिस्तान में होने वाली 18वीं तरमीम 8 अप्रैल 2010 को पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने कौमी असम्बली से मंजूर करवाई। इस तरमीम के मुताबिक सदर के पास मौजूद तमाम एग्जीक्यूटिव इख्तियारात पार्लियामान को दे दिए गए। पार्लियामान को दिए जाने वाले इख्तियारात में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के साथ साथ वजीर आजम को और भी ज्यादा इख्तियारात का मालिक बना दिया गया। इसके अलावा विफाक से ज्यादातर इख्तियारात लेकर सूबों को दिए गए। जनरल ज़िया और मुशर्रफ दौर में होने वाले तवील इक़्तिदार के लिए की जाने वाली ज्यादातर तरामीम को खत्म कर दिया गया और सियासी जमातों और मुंतखब हुकूमतों को ज्यादा बाइख्तियार बनाने की कोशिश की गई। इस तरमीम के तहत 1973 के आइन में तकरीबन 100 के करीब तब्दीलियां की गई जो आइन के 83 आर्टिकल्स पर असरअंदाज हुई। 18वीं तरमीम के तहत 1973 के आइन में तकरीबन 100 के करीब तब्दीलियां की गई हैं। जनरल ज़ियाउल हक के दौर में की गई तरामीम को तकरीबन ख़त्म कर दिया गया और उन्होंने 18वीं तरमीम के तहत 1973 के आइन में 90 से ज़्यादा आर्टिकल्स को तब्दील किया। मुल्क में इस वक्त ये बहस जारी है कि नून लीग का 18वीं तरमीम को लेकर मौजूदा क्या स्टेटस है। जो खबर एक अखबार ने शाया की उसकी आज तरदीद आई है मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से और वाज़े तौर पर एक मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। हम इस पर तफसीलन बात करेंगे एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाजरीन। हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा उज़मा कारदार साहिबा ने, और सबसे पहले तो इनसे कमेंट ले लेते हैं। मैडम, कोई इजलास हुआ है 18वीं तरमीम में? तरमीम के हवाले से मुस्लिम लीग नवाज गौर कर रही है? जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। ऐसी कोई बात नहीं है मेरे ख्याल में। ये किसी और आपको पता है आजकल इलेक्शन कैंपेन चल रही है, तो किसी और पार्टी ने कोई हवा में छोड़ी, क्योंकि हमारी जो जो मरियम औरंगजेब साहिबा है, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी क्लियरली इसकी तस्दीद कर दी है कि ऐसी कोई बात पार्टी के हवाले से नहीं हुई। ठीक है, इलेक्शंस का इस वक्त क्या मंजरनामा बन रहा है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूं तो आपकी इत्तेहादी रही 16 महीने, लेकिन अब मुसलसल मुखालफत जारी है और मियां नवाज शरीफ लाडले बन चुके हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं बाकी सियासी जमातों को दी जा रही, तनकीद भी की जा रही है, और आज जरदारी साहब ने कल एतमाद का भी इजहार किया। इस वक्त आप एतमाद में नहीं ले रहे बाकी सियासी जमातों को? देखिए, बात सारी ये है कि बेचारे पीपल्स पार्टी वाले ये जहन बना के बैठे हुए थे कि बिलावल भुट्टो को हमने अगला प्राइम मिनिस्टर बनाना है। अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जब से आए हैं, उनकी सारी उम्मीदों पे ओस पड़ गई है, तो उनका रोना पीटना जो है वो समझ में आ रहा है। अब एक तो ये पुरानी इनकी आदत है पीपल्स पार्टी की, गुड कॉप बैड कॉप खेलते रहते हैं। जरदारी साहब एक बयान देते हैं और बिलावल साहब कुछ और बयान देते हैं। कल की मिसाल ले लें कि जरदारी साहब ने कहा जी बिल्कुल साफ और शफाफ इलेक्शन करवाने हैं, इलेक्शन कमीशन जा रहा है। आज बिलावल साहब कह रहे हैं कि जी एक पार्टी धरने पे होगी और दूसरी पीएम होगी अगर शफाफ इलेक्शन ना हुई। तो ये बाप बेटा घर जाके कब उसका मशवरा ही कर लिया करें कि हमने क्या स्टेटमेंट देनी है। आपने एक वर्ड लाडला यूज किया, मैं इस आपके सियासी मुखालिफिन की जानिब से इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं बड़ी हैरान होती हूँ कि ये वर्ड जो है, शायद इनकी डिक्शनरी में इनके अल्फाज की कमी है, तो इनको बार बार यही लफ्ज नजर आता है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वो सियासी लीडर हैं जिनको 24 साल सियासत में इलेक्शन से बाहर रखा गया। आप 2002 देख लें, आप फिर 2008 देख लें, फिर आप देखें कि वो 2/3 के प्राइम मिनिस्टर थे और उनको 2017 में एक साजिश और एक बिल्कुल जिसे कहते हैं ना बेकार किस्म के पनामा केस में उनको बाहर निकाल के नाअहल कर दिया। फिर 2018 में वो फिर बाहर थे। अब अगर अब क्या ये लोग ये चाहते हैं कि नवाज शरीफ साहब या जेल में रहें या जलावतन रहें? तो मुझे समझ नहीं आती कि इनको प्रॉब्लम क्या है। अगर ये समझते हैं कि जी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो उनको बहुत फेवर कर रही है, तो कुछ वजह तो बताए ना। सिर्फ ये वजह है कि वो पाकिस्तान वापस आ गए। अरे भाई, पाकिस्तान आना उनका हक है, वो पाकिस्तानी है और उन्होंने कोई फेवर किसी से नहीं लिया। वो आए हैं, आते साथ ही उन्होंने कानून को सरेंडर किया, कोर्ट गए, बायोमेट्रिक दी, और एक जो पाकिस्तानी को हर एक को हक हासिल है हिफाजती बेल का, वो उन्होंने बेल ली। अब कल उनका जो है वो कोर्ट में केस लगा हुआ है। तो मुझे आप ये बताएं, ये लाडलापन कहां से नजर आ रहा है? कुछ समझाएं तो सही ना हमें। वो ये कहते हैं कि बजाय इसके कि पाकिस्तान लैंड करके गिरफ्तारी देते, उन्होंने सीधा जलसा किया और जलसा उनका पूरी सपोर्ट के साथ हुआ। खैर, ये तो इल्जामात है। अब आते हैं मौजूदा जो सूरत हाल है। इलेक्शन कैंपेन में अब सियासी जमातें जा चुकी हैं, नून लीग की तरफ से भी जिस तरह से जलसा हुआ और तमाम तर जो बयानात आ रहे हैं, मियां नवाज शरीफ की भी ताज़ा रहनुमाओं से मुलाकात हुई हाल ही में। आपको लगता है कि इलेक्शंस फरवरी में ही होंगे, या आप भी समझती हैं कि ताखीर इसमें हो सकती है? नून लीग का क्या इसमें मौक़िफ़? जी हमें पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह। इलेक्शन कमीशन ने डेट अनाउंस कर दी है और हमारी तो पार्टी की पूरी तैयारी मुकम्मल है। कल आखिरी तारीख है तकरीबन। आपको निगरान हुकूमत पर भी एतमाद है, इलेक्शन कमीशन पर भी एतमाद है, सबसे पूरी उम्मीद है आप? नहीं, देखे ना, हर एक अपने अपने दायरे में काम कर रहा है। अगर आप अपने इदारों की इज्जत और तकरीम नहीं करेंगे तो फिर आप खुद जग हसाई करवा रहे हैं। हमें हम अगर इनको मुतनाज़ा बनाएंगे तो किसी का भी फायदा इसमें नहीं है। सबको चाहिए कि ये इदारे, राजा सिकंदर साहब जो हैं, उन्होंने देखें DROs जो हैं सारे, उनको स्क्रूटनी हो रही है। जिन लोगों ने बुजदार के जमाने में बेईमानियां की हैं, रिश्वत में मुलविस पाए गए हैं, उन सारों को निकाल दिया जा रहा है और बिल्कुल एक नए तरीके से, एक सारा साफ और शफाफ तरीके से अब सारी पार्टीज उनको मिल भी रहे हैं। उनको अपने जो बहुत सारे तजावीज हैं वो भी दे रहे हैं, और वो जो अच्छी तजावीज आ रही हैं वो उनको जो है एक तरीके से इलेक्शन रूल्स में वो शामिल भी कर रहे हैं।
तो इस माहौल में मुझे समझ नहीं आती है कि किसी को क्या प्रॉब्लम है। सारे मेरे ख्याल में ऑन बोर्ड हैं। वो प्रॉब्लम ये है कि जाहिर है कि रोजाना की बुनियाद पर खबरों में भी चलता है। वो कहते हैं कि इदारों पर तनकीद तो मुस्लिम लीग नवाज करती रही। लंदन में थे जब नवाज शरीफ, उस वक्त भी उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद की। फिर मियां शहबाज शरीफ जब उनसे मिलने गए, फिर उसकी तरदीद की इसहाक डार साहब ने। तो अचानक से आप प्रो इस्टेब्लिशमेंट भी हो गए और इदारों को लेकर भी, जिस तरह से अभी आपका स्टेटमेंट आया कि हमें इदारों की साख को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, इदारों का एहतराम करना चाहिए हर पाकिस्तानी को। लेकिन ये सब कुछ अब इलेक्शंस के करीब आकर ही क्यों हो रहा है, नून लीग के बयानिए में तब्दीली? ऐसी कोई बात नहीं है। देखें, जो 2017 में निकाला गया था मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को, ठीक। वो बहुत एक नाइंसाफी का फैसला था। और वो जितने लोग उसमें मुलविस थे प्रोजेक्ट इमरान में, वो एक एक करके सब अपने कह, आपने सुन लिया होगा इंटरव्यू, उसने खुद अपने मुंह से कह दिया है कि फैज हमीद जो था वो उसने सारा ये ड्रामा रचाया था क्योंकि वो आर्मी चीफ बनना चाहता था। तो अब हमारे कहने की अब क्या बात रहेगी? ये सारा चीज, हर चीज वो जी उसके मुताबिक वो हुई थी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो थे वो उन्होंने जलावतनी काटी है। और उन्होंने अब जब वापस आए हैं तो उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि मेरे दिल में रत्ती बराबर भी किसी से सियासी इंतकाम लेने की ख्वाहिश नहीं है। मेरे दिल में एक ख्वाहिश है और वो है पाकिस्तान के लोगों की खुशहाली और मईशत की बहाली। वो इस एजेंडे को लेके आए हैं। उन्होंने हर चीज जो है बाकी पसे पुश डाल दी है। अब पाकिस्तान मुतहम्मिल हो ही नहीं सकता इस तरह की किसी बात का। हमने मिल के बढ़ना है आगे। सबने इकट्ठे बैठ के बातचीत के जरिए पाकिस्तान जिन मिसाइल से में घिरा हुआ है उन मिसाइल से निकालना है पाकिस्तान को। और ये जो इत्तेहाद हो रहे हैं, बलूचिस्तान में 30 लोग साथ मिले मुस्लिम लीग नवाज के, MQM के साथ आपने इत्तेहाद किया, इस पर भी सियासी मुखालफिन तनकीद कर रहे हैं कि नून लीग तो कॉन्फिडेंट नहीं है और इलेक्शंस के लिए लोगों को इकट्ठा उनको करना पड़ रहा है, पार्टी के अपने अंदर दराड़े हैं, लोग नाराज हैं। मियां साहब का जो आज का स्टेटमेंट है कि जो नाराजगी हैं उनको खत्म किया जाए, सब मिल बैठे, ऐसी भी हकीकत है कुछ? आपसे पहले मैं एक प्रोग्राम में बैठी हुई थी, वो पीपल्स पार्टी के जो मेहमान थे ना, जी। वो उन्होंने अपने मुंह से एडमिट किया कि ये बहुत सारे लोग जो बलूचिस्तान के थे और साउथ पंजाब के थे। आपको पता है जरदारी साहब तो जोड़ तोड़ के बादशाह माने जाते हैं ना। वो कहते हैं कि जी इन सारों ने जरदारी साहब के साथ अंदरूने खाना ना मामला सेट किया हुआ था। अब आप मुझे ये बताएं, अगर पीपल्स पार्टी को कोई ज्वाइन करे तो वो हलाल है, और अगर कोई मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन करे तो वो हराम हो जाता है। तो बात सारी ये है कि 21 अक्टूबर ने सारी दुनिया को बावर करा दिया कि पूरा जो पाकिस्तान है उसमें सबसे बड़ी और मुनज़्ज़म और पॉपुलर पार्टी जो है वो मुस्लिम लीग नून है। काफिले पूरे पाकिस्तान से आए, चौक हो गया लाहौर। अब लोग जो है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तरफ देख रहे हैं। और बलूचिस्तान के जो सारे लोग हैं उसमें बाप भी हैं, BNP भी है, इंडिपेंडेंट्स भी हैं, रईसानी साहब को भी इनवाइट किया है। उन्होंने तो परफॉर्मेंस के बेस पे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को ज्वाइन किया है। उनको पता है कि कोस्टल हाईवे जो थी वो 1998-99 में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने उसकी बुनियाद रखी थी। वो जो रोड थी गवादर से लेके क्वेटा तक, वो 650 किलोमीटर वो भी उन्होंने शुरू करवाई थी। बहुत सारे यूनिवर्सिटी कैंपसेस उन्होंने बनाए, पशीन, गवादर, पसनी में। ये सब लोगों को याद है। हजारों नौजवान तालीम हासिल कर अच्छा रहे हैं। उस्मा साहबा, ये तो अपना हमने पीपल्स पार्टी के हवाले से बात की, लेकिन जो PTI के एतराजात और तहफुजात है PMLN पर, उस पर भी हम गुफ्तगू करते हैं। बाबर एवान साहब ने आज हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये कहा है कि शहबाज शरीफ एक इंपोर्टेड प्राइम मिनिस्टर थे, ये उनके अल्फाज में कोट अनकोट कर रहा हूं, और मियां नवाज शरीफ की जो इलेक्शन कैंपेन है ये व्हाइट हाउस और पेंटागन में चल रही है। डोनाल्ड ब्लूम का स्टेटमेंट इसका सबूत है। और चूंकि इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा में एक बड़ा क्लियर स्टांस लिया था मुस्लिम दुनिया को लेकर, इस्लाम को लेकर, उसी की पादाश में उनको निकाला गया और मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो अमेरिका से सर्टिफाइड है। ये भी PTI की तरफ से एतराजात उठाए जा रहे हैं नून लीग पर। जो बाबर अवान है ना, उनकी तो सुबह की जो स्टेटमेंट है ना वो शाम की स्टेटमेंट से नहीं मिलती है। आते हैं फिर गायब हो जाते हैं, फिर तशरीफ लाते हैं, फिर अजीब सी कोई स्टेटमेंट देते हैं और फिर निकल जाते हैं। तो ऐसा बंदा जो जिसका सुबह दोपहर शाम को फर्क नुक्ता नजर हो, तो उसके मुतालिक आप कुछ भी नहीं कह। अब ये इनको पता है कि ये इन्होंने इमरान खान ने अपने पार्टी पे खुद कुल्हाड़ी मारी अपने पाँव पे। वो उन्होंने पूरी पार्टी को भी बर्बाद किया,
उन्होंने अपने पाकिस्तान की का भी बेड़ा गर्क किया, और अपने मैनिफेस्टो का तो वो बिल्कुल एक वादा नहीं वो पूरा कर सके। अब 9 मई जो था, आप मुझे ये बताएं कि आप उसको उसको आप कोई बात कर सकते हैं कि जी ये सही थी? नहीं, बिल्कुल गलत था 9 मई। जो रियासत पे हमला करवाए, और जो एक साइफर को लेके तो उससे ड्रामा रचाए, जिससे पाकिस्तान की, जो आपको पता है, सफारती ताल्लुकात अमेरिका से पहले उन्होंने खराब करवाए, फिर उसके बाद आपने अपने इदारों के खिलाफ नफरतें फैलवाई, ना सिर्फ नफरतें फैलवाई बल्कि हमले करवाए, आगे लगवाई, शोहदा के जो बेहुरमती की उनकी यादगारों की। तो ऐसे अब फिर अब आप क्या कहानियां, फिर अब डोनाल्ड लू की कहानियां पेश कर रहे हैं, और फिर लोगों पे अब कितनी तकलीफ हो रही है कि क्यों आके जनाब यूएस एम्बेसडर मिलके गया, क्यों आके फलाना मिलके गया। तो जब इमरान खान से जब ये सारे मिलने आते थे तब तो बड़ी खुशी होती थी इन लोगों को, तब तो जनाब इमरान खान कहते थे हाँ हाँ मैं तो अमेरिका के बिल्कुल खिलाफ बात भी नहीं करूंगा, मैं तो अमेरिका को नाराज नहीं करूंगा। और अंदर खाने ये होता था, बाहर खाने वो साइफर लहरा रहे होते थे, लोगों को उनके अमेरिका के खिलाफ उकसा रहे होते थे। ये दोगलापन है। आपके जो कॉल और फेल में इतना तजाद था कि ये जो आप नतीजा देख रहे हैं ना, ये आपके सामने है। ठीक, है। अब तो बज़ाहिर तो ये नजर आ रहा है कि पीएमएलएन बहुत फेवरेट है, इसलिए तो बलूचिस्तान से भी लोग शामिल हुए। एमक्यूएम भी एक तारीख है उसकी कि जो जरा सियासी जमात चमकती हुई दिखाई देती है उसके साथ खड़ी होती है। अब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को लेकर क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में आईपीपी का भी पीएमएलएन के साथ कोई इत्तेहाद होने जा रहा है? ऐसी इत्तलात तो मौसूल हो रही हैं। देखिए, मुझे बड़ा अफसोस होता है जब हम खामखा एस्टेब्लिशमेंट को बीच में घसीटते हैं। आपने कोई आसिम मुनीर साहब से कोई भी सियासी गुफ्तगू या उनसे कोई सियासी स्टेटमेंट आपने सुनी है? नहीं सुनी ना। एस्टेब्लिशमेंट का तो जिक्र ही नहीं किया हमने। वो कह रहे हैं कि हम बिल्कुल न्यूट्रल हैं, आप अपने मामलात से खुद डील करें, और जब आप इलेक्ट होगे, जो भी हुकूमत आएगी, अवामी हुकूमत आएगी, हम उसके पीछे खड़े होंगे। वो पहले वाली बातें जो है वो अब नहीं चल रही, और हम ना ही ऐसे बात करें तो अच्छा है। हमारे जो नहीं, एस्टेब्लिशमेंट का तो मोहतरमा हमने जिक्र ही नहीं किया, ना चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का जिक्र किया, लेकिन ये जो इल्हाक हो रहे हैं मुस्लिम लीग नवाज के साथ, इस हवाले से मैंने आपसे पूछा है कि आईपीपी भी करीब आ सकती है, क्योंकि जब नवाज शरीफ साहब लैंड किए थे तो आईपीपी के रहनुमा उनके इस्तकबाल के लिए मौजूद थे वहां पर। तो आने वाले दिनों में एक बड़ा मेजर इल्हाक होगा नून लीग और आईपीपी का। आपके पास है कुछ इस तरह की इत्तलात? ने पहले एमक्यूएम की बात की ना, फिर आपने बाप की बात की, मैं उस रेफरेंस से बात कर रही हूँ। देखें, पीपल्स पार्टी ने भी एक ज्वाइनिंग करवाई है एमक्यूएम की पीछे, कल परसों एक उन्होंने ज्वाइनिंग करवाई है बलूची लीडर की 2-4 दिन पहले। मुल्तान में जो है गिलानी साहब भी मिल रहे हैं अंदरूने खाना। तो ये तो एक जमहूरियत का हुस्न है। आपको पता है अलायंसेस बनती हैं, और ये सीट एडजस्टमेंट्स होती हैं, इलेक्शन जब नजदीक आते हैं, ये तो सब पार्टीज जो है और उनका हक बनता है ये करना। आईपीपी की जहां तक बात है, ठीक है, अगर हम सूट करेगा मुस्लिम लीग नून को, अगर कहीं सीट एडजस्टमेंट करने की जरूरत पड़ी तो लीडरशिप जो है वो एक मुनासिब तरीके से आगे बढ़ेगी। वरना हमारे पास इस वक्त आप सोचें, हर सीट पे 3-3 कैंडिडेट्स हैं हमारे। हमें समझ देना है, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी है पाकिस्तान की। बहुत शुक्रिया। उज़मा कारदार साहब हमारे साथ मौजूद थी प्रोग्राम में। नाज़रीन, गुफ्तगू इस वक्त सियासी जोड़ तोड़ पर हम प्रोग्राम में कर रहे हैं। किसान पीपल्स पार्टी व मुकाबला नून लीग, इलेक्शन का क्या मंजरनामा होने वाला है, एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। इलेक्शन कमीशन पर एतमाद और फिर अदम एतमाद और लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकवा। सीरत तजियाकार रिजवान रईस साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये मुझे बताइए कि आप बतौर एक एनालिस्ट 8 फरवरी को इलेक्शंस होता हुआ देख रहे हैं, तैयारियां मुकम्मल हैं, या जिस तरह से सूबों के मामले पे हुआ, कभी कोई बहाना या कभी कोई उज़र, इस मरतबा भी ऐसा हो सकता है? आई गई है कि इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे, उस पर बजाहत तो शक करने की कोई गुंजाइश नहीं निकलती। लेकिन ये बात अपनी जगह के ऊपर मौजूद हो
कि अगर 8 फरवरी को इलेक्शन होना है तो अब तक उसके शेड्यूल की कहीं ना कहीं कोई ना कोई सुनगिन मिल जानी चाहिए थी। वो नजर नहीं आ रही, तो कुछ खदशात को जन्म दे रही है ये बात कि कोई उसके हवाले से कुछ फर्दर डेवलपमेंट नजर नहीं आई। तो आई विश के ये मेरे जो खदशात हैं ये बेबुनियाद हों और इलेक्शन 8 फरवरी को ही हों। अदरवाइज कोई जस्टिफिकेशन बनती नहीं है। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने इसको लॉक किया है और इलेक्शन 8 फरवरी को ना होने के ऊपर जो है किसी भी शक व शुबे के इजहार के ऊपर बाकायदा पाबंदी लगाई है, मैं भी सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक आपसे यही जवाब अर्ज करूंगा कि इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे इंशाल्लाह। ठीक है। पीपल्स पार्टी के नून लीग पर जो खदशात हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड का ना होने का शिकवा और ये कहना कि मुल्क में जो है वो इलेक्शन शफाफ नहीं होंगे, और साथ ही साथ ये भी उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो पंजाब से नहीं होंगे, सिंध से होंगे, नौजवान क़यादत होगी, और आसिफ अली जरदारी साहब का इलेक्शन कमीशन पर एतमाद। पीपल्स पार्टी के बयानात में ये जो आपस में कंफ्यूजन या कॉन्ट्राडिक्शन है, ये जमहूरियत का हुस्न है या इस वक्त मामला कुछ और हैं पार्टी के अंदर? मीर साहब, आप भी बहुत शरीर आदमी हैं। देखिए, अगर एक पार्टी दूसरी पार्टी से लर्न कर रही है तो इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। देखिए, पीएमएलएन की सारी जो रही है सियासत, वो गुड कॉप बैड कॉप रही है। नवाज शरीफ साहब वोट को इज्जत दो का अलम बुलंद करते हैं और जो है शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो जाके शर्फ कबूलियत हासिल करते हैं किसी जगह के ऊपर। तो ये सियासत उनकी इतनी कामयाब रही है कि वो 3 दफा इक़्तिदार में आ चुके हैं और चौथी दफा के उम्मीदवार हैं। तो पीपल्स पार्टी ने भी उनसे लर्न किया है कि एक अग्रेसिव पॉलिसी जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो लेके चल रहे हैं और दूसरे जनाब आसिफ अली जरदारी साहब सुलह कुल का पैगाम दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हम हर एक के साथ चलने को तैयार है और तमाम बड़े अच्छे हैं, तमाम बड़े गुड हैं, गुडी गुडी है। बुनियादी तौर पे इसके पस मंजर के ऊपर वो आपके, मैं बचपन की याद दिला दूं, वो एक गाना हुआ करता था कि मैंने तुम्हें चुन लिया तू भी मुझे चुन, चुन चुन चुन। ठीक है, तो इसके जो है वो पस मंजर के अंदर ये वाला गाना अगर आप सुने तो आपको पूरी सिचुएशन जो है वो समझ आ जाएगी। यानी मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की जो पॉलिसी थी अब वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिसी बन चुकी है। बज़ाहिर नजर ऐसा ही आ रहा है कि वो भी गुड कॉप और बैड कॉप खेल रहे हैं कि अगर मियां साहिबान इस पॉलिसी के ऊपर चलते हुए इक़्तिदार बार बार हासिल कर लेते हैं तो हम भी चल के देखते। बड़ी आपने दिलचस्प और मुख्तलिफ बात की है। एक इल्जाम पीटीआई की तरफ से भी नून लीग पर लग रहा है कि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त सपोर्ट कर रही है मियां नवाज शरीफ को और वो उनको प्राइम मिनिस्टर देखना चाहती है, और उसको लिंक किया जा रहा है साइफर के मामले से, अक़वाम मुत्तहिदा में पीटीआई चेयरमैन के स्टेटमेंट से और एक एंटी वेस्ट पॉलिसी से। ऐसा भी कुछ नजर आ रहा है आपको? देखिए, अगर एंटी वेस्ट पॉलिसी की अगर हम बात करें, इस इल्जाम को अगर हम दुरुस्त माने कि पिछले दिनों जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई है अमरीकी सफीर से और उसका जो एलामिया जारी हुआ है पीएमएलएन की तरफ से, उसमें बतौर खास ये मेंशन किया गया कि नवाज शरीफ साहब ने अमरीकी सफीर की तवज्जो दिलाई फलस्तीन की सूरत हाल के ऊपर, और वो कहा कि वहां पे ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर जो एक तो सीज फायर होना चाहिए और दूसरा वहां पे ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर जो इमदाद भेजी जा रही है पाकिस्तान की तरफ से, तुर्की की तरफ से, उसको रफा के जरिए, रफा के जो क्रॉसिंग है उसके जरिए अंदर जाने की इजाजत देनी चाहिए। अब अगर नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वेस्ट की अपीजमेंट के ऊपर बिलीव करते होते या उसकी ख्वाहिशात को ऑनर करते होते तो वो यकीनन ऐसी बात ना करते ना, और अगर कर भी ली थी तो उसे प्रेस रिलीज में जारी ना करते। तो अगरचे जो एलामिया जारी हुआ है पाकिस्तान में मौजूद अमरीकी एम्बेसी की तरफ से, उसमें ऐसी किसी बात का तज़किरा नहीं मिलता हमें। दोनों एक साथ रख के देखें तो प्रेस रिलीजें, तो उनके दरमियान बस यही फर्क नजर आता है जो मैंने आपसे अर्ज किया है। अभी पिछले 48 घंटों के अंदर अहम डेवलपमेंट हो गई है कि चाइना भी इस मामले के अंदर अब एंटर हो गया है और वो फलस्तीन का साथ देने का उसने इंडिकेशन दी है। तो मेरा ख्याल ये है कि ऐसा नहीं है। दूसरी बात, तीसरी बात ये है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो पहले ही सीपैक को
रिज्यूम करने की बात करते आए हैं और कर रहे हैं। अब सीपैक का बात करना बुनियादी तौर पे वेस्ट को या अमेरिका को सुर्ख रुमाल दिखाने के मुतरादिफ है, और पहले भी उनके सीपैक के अंदर पाकिस्तान की शमूलियत पर तहफ्फुजात रहे हैं, और अब वो इसको कहते रहे खुलेआम धड़ल्ले से कि हम सीपैक के ऊपर पाकिस्तान के अमल करने से नाखुश हैं, और अभी तक वो नाखुश हैं। उनकी पॉलिसी के अंदर कोई तब्दीली नहीं है, भले वो बाइडन हो, भले वो ट्रंप भाई हों, दोनों की उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं है। तो ऐसी सूरत में अगर कोई शख्स जो है वो सीपैक की बहाली की बात करता है, हो पाए या ना हो पाए ये बात की बात है, तो ये प्रो वेस्ट पॉलिसी कैसे होगी? अमेरिका तो उसको नहीं चाहेगा प्राइम मिनिस्टर होना। ठीक है, लेकिन सर इलेक्शन से पहले जब इलेक्शन कैंपेन का माहौल होता है और तब से ये सवालात उठाए जा रहे हैं कि फेवरेट हैं या लाडले हैं, या तो जिस तरह से सिलेक्टेड कहा गया माजी के वजीर आजम को, अगर 8 फरवरी के इलेक्शन में मियां नवाज शरीफ आते हैं और इलेक्ट होते हैं और उनको सिलेक्टेड कहकर अदम एतमाद का उन पर इजहार कर दिया जाता है, फिर तो मुल्क फिर दोबारा से एक सियासी बेयकीनी की सूरत हाल में चला जाएगा। तो आप ये नहीं समझते कि नून लीग को भी बाकी जो सियासी उनके हरीफ हैं किसी ना किसी हद तक उनको ये तो यकीन दिलाना चाहिए कि मुल्क में जमहूरियत और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे? देखिए, अगर बाकी को सियासी कुव्वतें जो हैं उनका वोट बैंक ही इस बात से मुतासर होता हो, तो इलेक्शन कैंपेन के दौरान तो इलेक्शनियरिंग की जो स्पीचेस होती हैं वो मतलब कि जिसे कहना चाहिए फॉल्टी तो नहीं कह सकते हम, लेकिन वो फ्लावरी बहुत ज्यादा होती है। उसके अंदर ऐसी गुफ्तगू की जाती है, चांद तारे तोड़ के लाने की और सूरज आपकी हथेली पे जमा देने की बातें की जाती हैं, जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। उसमें 50 लाख घरों की बात की जाती है, 1 करोड़ नौकरियों की बात की जाती है, जो नहीं मुमकिन होती और नहीं मुमकिन हो पाती, लेकिन बात कर दी जाती है, और सियासी पार्टियां फिर बाद में उसको भुगतती भी हैं। ये जो मौजूदा तकारीर हैं मुख्तलिफ सियासी लीडरों की, इसको इसी पस मंजर में आपको और मुझे देखना पड़ेगा कि ये नारे हैं, इंतखाबी नारे हैं, जिसके जरिए वो लोगों को ल्योर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये अगर मैं आपको याद लाऊं, मीनार पाकिस्तान के पास ना लकीरानी सर्कस लगती है, उसके साथ एक मौत का कुआं भी होता है, एक चिड़िया घर भी होता है, एक वो ऐसा अजायब घर होता है जिसमें धड़ लोमड़ी का और सर जो है वो लड़के का होता है। तो इस वहां पे जो बाहर गेट पे खड़े होते हैं ना, वो आंखें लगा रहे होते हैं, जल्दी आ जाओ, टिकटा ले लो, टिकटा ले लो। इस वक्त सियासी पार्टियां जो है वो वाला काम कर रही है, जो बाहर खड़े हुए लोग कर रहे होते हैं, जो कि मॉब को घेर रहे होते हैं कि आप अंदर आए और एंजॉय करें। तो वो सियासी पार्टियां अपने वोटर को ल्योर करने की कोशिश कर रही है, और हमें उनका तमाशा देखना चाहिए, उनसे मंशूर तलब करना चाहिए कि आप किस मंशूर और एजेंडे के तहत हुकूमत में आना चाहते हैं, और हुकूमत में आके आप क्या करेंगे। नारों पे नहीं जाना चाहिए। नारे इस वक्त सारी पार्टियों के पास बड़े खूबसूरत भी हैं और बड़े अट्रैक्टिव भी हैं। पीपल्स पार्टी तो जिस तरह से अभी अपना कन्वेंशन और जलसा और जिस तरह से तकरीब बिलावल साहब कर रहे हैं, वो तो ये एक इंप्रेशन दे रहे हैं कि पीपल्स पार्टी नौजवान क़यादत लेकर आ रही है, और मेरी फॉरेन मिनिस्ट्री में मेरी बड़ी अच्छी कारकर्दगी थी, शहबाज शरीफ साहब परफॉर्म नहीं कर सके, उनके वुज़रा पीडीएम दौर में परफॉर्म नहीं कर सके। अब अगर नौजवान क़यादत पर एतमाद किया जाए, कन्विंस भी ऐसा लगता है किसी को करने की वो कोशिश कर रहे हैं कि इधर जरा नौजवान क़यादत को चांस देना चाहिए। तो पीपल्स पार्टी का तो आप समझते नहीं कि इस इलेक्शंस में उनका ये एक स्लोगन है कि नौजवान क़यादत हम लेकर आ रहे हैं? लेकिन देखिए, बिलावल साहब अपनी टीम में वाहिद नौजवान हैं, बाकी तो नौजवान नहीं है, इर्द-गिर्द उनके मौजूद तो नहीं है, वो तो सारे बुजुर्गाने काम ही है कौम के। तो बहरहाल पीपल्स पार्टी के पास एक अच्छा स्लोगन है, जो है बिलावल साहब एक इफेक्टिव और इम्प्रेसिव लीडर हैं, वो जो है, लेकिन जाहिर है जब वो अपनी वजारत खारजा की बात करेंगे तो उनसे आगे से जो पिछले 15 साल से उनकी सिंध के अंदर हुकूमत है उस पर सवाल तो होगा। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि उन्हें बिल्कुल इसको प्लीड भी करना चाहिए और इस स्लोगन को आगे भी बढ़ाना चाहिए कि उन्होंने जो फॉरेन मिनिस्टर के तौर पर अचीवमेंट की है उनको माना जाए। अच्छा, ये बड़ी बात है, मतलब कि हमारे यहाँ एक साहब आते हैं जिनकी पूरी वर्ल्ड कप के अंदर परफॉर्मेंस कुछ नहीं होती, लेकिन वो कहते हैं वर्ल्ड कप मैंने जीता था। यहाँ पे ये दूसरे साहब हैं जो कह रहे हैं कि कैप्टन तो बड़ा नालायक था,
लेकिन मेरी परफॉर्मेंस देखिए, मैंने सेंचुरी मारी है। तो मेरा मतलब है कि दोनों सूरतें जो हैं वो मुख्तलिफ इंतहाओं की निशानदेही करती हैं। बिलावल साहब ने अगर अच्छा परफॉर्म किया तो डेफिनेटली उन्हें किसी ने स्पेस दी, तो उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। और अच्छी परफॉर्मेंस तो हम उनकी क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जो उन्होंने जिद करके लिया था उसमें देख ही चुके हैं। जो वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान की क्रिकेट का जनाजा निकला है और मजीद निकल रहा है कि अब हम आईपीएल को दुबई शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं। जो पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट आई थी उसको पीपल्स पार्टी का लाया हुआ जाला चेयरमैन जो है पीसीबी का, वो वापस उठा के दुबई लेके जा रहा है कि जो बच्चों को यहाँ पे, हमारे नौजवानों को, फैमिलीज को थोड़ी बहुत जो एंटरटेनमेंट मिल जाती थी। तो इन सब सवालों के जवाब पीपल्स पार्टी पे ड्यू हैं। और डेफिनेटली एक और बात, इस वक्त तक बिलावल साहब अकेले इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं। उनके मुकाबले में ना तो पीटीआई को तो खैर निकलने ही नहीं दिया जा रहा, बिल्कुल ठीक है, लेकिन पीएमएल भी नहीं निकली अभी तक, बकायदा इलेक्शन कैंपेन पीपल्स पार्टी ही चला रही है। अच्छा, आपने पीटीआई चेयरमैन की तरफ इशारा किया कि उन्होंने वर्ल्ड कप में, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो जिस तरह से अपनी लीगल टीम के जरिए 2 से 3 मरतबा उन्होंने ये पैगाम पहुंचाया कि हम इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करना चाहते हैं, तमाम सियासी कुव्वतों के साथ बात करना चाहते हैं, मामला इस्तवार करना चाहते हैं। मौलाना फजलुर रहमान से पीटीआई के वफ्द ने जाकर मुलाकात भी की और ये भी इशारा दिया गया कि बाकी सियासी जमातों के साथ भी वो पास जाने को तैयार हैं, लेकिन अभी तक कोई बाज़ाब्ता तौर पर इस तरह की मुलाकात नहीं हुई। आप समझते हैं कि बात नहीं बन रही, दूसरी सियासी जमातों की तरफ से स्पेस नहीं दी जाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, या मामला उनको भी कुछ मौका मिल सकता है, कुछ स्पेस बनाई जा सकती है उनकी मौजूदा इस तमाम सिनेरियो में? देखिए, पीटीआई की तरफ से सबसे पहला राब्ता जिस शख्सियत से हुआ था उसका नाम जनाब आसफ अली जरदारी है। और जरदारी साहब ने जो जवाब दिया था, मेरा ख्याल है उससे बड़ा, उससे कॉम्प्रिहेंसिव जवाब हो नहीं सकता। और जरदारी साहब ने ये कहा था कि अब बहुत ताखीर हो गई। और जरदारी साहब वो शख्सियत हैं कि जिनकी करैक्टर असैसिनेशन के लिए सबसे पहले पीटीआई ने कैंपेन चलाई और मुसलसल उनको मतून किया। और इस मतूनियत के बावजूद भी अगर पीटीआई की हक के अंदर कोई शख्स या कोई पार्टी अगर बात करती है तो आसफ अली जरदारी साहब की पार्टी है जो उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड की का भी मुतालबा करती है। इसके बावजूद जरदारी साहब ने जब उनसे बुशरा बीबी ने किसी वसातत से राब्ता किया था तो उन्होंने जो अल्फाज कहे थे वो मैंने आपके सामने दोहरा दिए हैं, इट्स टू लेट नाउ। तो पीपल्स पार्टी पीटीआई जो है उसका पहले दिन भी यही मुतालबा था। उस वक्त जनरल कमर जावेद बाजवा साहब थे कि बाजवा साहब इमरान खान के साथ बैठे और जनाब दोनों जो हैं वो इस बात के ऊपर एग्री कर लें। बल्कि असद उमर साहब जो पिछले दिनों दागे मुफारकत दे गए पीपल्स पार्टी अपना पीटीआई को, उन्होंने तो आखिर में ये तजवीज पेश की थी कि आसम मुनीर साहब को और इमरान खान साहब को एक कमरे में बंद कर दें और तब तक बंद रखें जब तक वो किसी बात के ऊपर एग्री नहीं हो जाते। ठीक है ना? तो ऐसी सूरत के अंदर पीटीआई का माइंडसेट ही यही है कि वो इक्तदार के लिए सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करेगी। आप देखिए अपने पूरे दौर के अंदर उन्होंने अपोजिशन को कभी लिफ्ट नहीं करवाई, बल्कि अपोजिशन से मुलाकात का जब भी मौका आया तो इमरान खान साहब ने या जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को आगे कर दिया या फैज अमीर साहब को आगे कर दिया। और अगर कोई एपीसी टाइप की कुछ कॉन्फ्रेंस भी हुई वो कोरोना के दिनों के अंदर, तो वो आए, उन्होंने अपना खिताब किया और किसी दूसरे की बात किए बगैर उन्होंने अपना वो जो सिस्टम था वो ऑफ किया और निकल गए। तो अब इमरान खान साहब किस मुंह से जाएं अपोजिशन के पास, लेकिन जब वो जा रहे हैं तो जवाब जरदारी साहब वाला मिल रहा है। बहुत शुक्रिया सीनियर सियासी तजज़ियाकार रिजवान रज़ी साहब प्रोफेसर मौजूद। तेरा दिन वक्त खत्म हो गया है। गजा में जो जंग है वो आज 44वें रोज भी जारी है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने इस पर गुफ्तगू की है, मजम्मत की है। सिराजुल हक साहब का इस पर आपने खिताब सुना होगा। लेकिन ये जो जारहियत है ये बैनुल अक़वामी जंगी कवानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी है और इन बिला तफरीक हमलों में सिविलियन रिहायशी इलाकों, पनागज़ीन कैंपों, स्कूलों, अस्पतालों और इबादतगाहों को भी नहीं बख्शा जा रहा। ताज़ा हमलों में गजा की 4 मसाजिद को शहीद कर दिया गया। 7 अक्टूबर से अब तक इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 13,000 हो चुकी है और 5500 बच्चों को शहीद किया गया है। ये बाकायदा तौर पर फ़लस्तीनी मुसलमान बच्चों की
नस्लकुशी है। अल शिफा अस्पताल से 31 नौमौलूद बच्चों को निकालकर जनूबी गजा में अमारात के फील्ड अस्पताल पहुंचा दिया गया। ताहम 250 से ज्यादा मरीज और 25 हेल्थ वर्कर्स अब भी अस्पताल में महसूर हैं। उधर मगरबी किनारे में भी इसराइली फौज की कार्रवाइयां जारी हैं और गुज़श्ता 2 रोज में मजीद 50 फलस्तीनियों को शहीद किया गया है। अब ये फलस्तीन पर जो मजालिम ढाए जा रहे हैं, इस पर आलमी ताकतों की और आलमी क़ुव्वतों की जो खामोशी है, ये तारीख कभी नहीं भूल सकती और ये हमेशा याद रखा जाएगा। प्रोग्राम न्यूज़ फीड से रुखसान मीर को दे इजाज़त, कल दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।